नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। तो सिमरनजीत, क्या कहता है आज का हमारा पहला मीटर? जी प्रेमा, देखिए आज पहला मीटर जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के बारे में है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला हुआ कल सुपर 8 का साउथ अफ्रीका के साथ, जो भारत एक बुरे तरीके से मैं कहूँ तो हार गया है। सिमरनजीत, जरा मैच का पूरा हाल बताइए विस्तृत तौर पे। देखिए प्रेमा, मैच में हुआ यूं कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी में शुरू में जब भारत ने गेंदबाजी करने उतरा तो जो शुरुआती ओवर थे पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटका दिए। उसके बाद में अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट ले लिया। तो लगभग भारत एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में आए डेवॉल्ट ब्रेविस और उनके साथ में किलर मिलर यानी कि डेविड मिलर। तो दोनों ने मिलकर जिस तरीके से वो मिडल ऑर्डर को संभाला और उसके बाद में लगभग सभी बॉलरों को उन्होंने रन मारने शुरू किए और जिस ताबड़तोड़ तरीके से वो खेले, तो वो लगभग 187 के पास अपना स्कोर जो है वो ले गए। उसके बाद में जवाब में जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम ने भी शुरुआत में ही अपने विकेट गंवा दिए। ईशान किशन शून्य पर चले गए। उसके बाद तिलक वर्मा नहीं चल पाए और पिछली 3 पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद में जो अभिषेक शर्मा थे वो भी इस मैच में सिर्फ 15 ही रन बना पाए। तो भारत का जो टॉप ऑर्डर था वो भी फेल रहा। उसके बाद में मिडल ऑर्डर में भी भारत कुछ खास नहीं कर पाया। एक शिवम दुबे थे जो कुछ समय तक टिके रहे, लेकिन अंत में जो भारत की पूरी पारी थी उसमें साझेदारी कहीं नहीं बन पाई और वो विकेट गिरते रहे। जो पूरी टीम थी वो ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई और मात्र 111 रनों पर सिमट गई और 76 रनों से करारी हार भारत को मिली। तो इस हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं सिमरनजीत आप? प्रेमा, देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो मैं यही मानता हूँ कि साझेदारी नहीं बन पाई पूरे मुकाबले में। अगर आप देखें तो और जब बैटिंग करने आई भारतीय टीम तो साझेदारी कहीं पर दिखाई नहीं दी। भारतीय जो खिलाड़ी थे उन्होंने शुरू से आते ही बड़े शॉट्स मारने के लिए देखा। हालांकि एक बड़ा टोटल आप चेज कर रहे हैं तो आपको शॉट मारने होंगे, लेकिन संयम थोड़ा सा अगर बरतते तो मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता था। उसके अलावा लगातार विकेट गिरते रहे। उससे पहले जब आप गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी के समय में भी हालांकि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो बॉलर्स थे वो जकड़ कर नहीं रख पाए जो अफ्रीकी हमारे खिलाड़ी थे उनको। और उसके बाद में वो जो मिडल में था स्पिनर्स नहीं चल पाए। स्पिनर्स ने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि अ, वरुण चक्रवर्ती को भी कुछ रन पड़े और विकेट एक ही उनके नाम में रहा। और उसके बाद में जो लास्ट ओवर देखें हार्दिक पांड्या का तो उसमें भी हार्दिक पांड्या को 20 रन पड़ गए। एक समय लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका कम रनों पर रुक सकता है, लेकिन वो लगातार जब रन पड़ने शुरू हुए और वो विकेट नहीं गिरे, वो एक अच्छी साझेदारी आई ब्रेविस और मिलर के बीच में, तो उसके बाद में वो मैच एक तरीके से पलट सा ही गया। और आखिर में आते आते भारत की जो रन रेट थी वो लगभग 11-12, फिर अंत में वो 13-14 तक पहुँच गई। फिर वहाँ से मैच निकालना काफ़ी मुश्किल की बात रही क्योंकि लगातार विकेट आपके पास गिर चुके थे और हाथ में कुछ बचा नहीं था। जी। तो सिमरनजीत, इस हार की वजह से क्या सेमीफाइनल की राह कठिन होने वाली है? देखिए प्रेमा, बिल्कुल सेमीफाइनल की राह कठिन हो सकती है क्योंकि अब भारत एक मैच अपना हार चुका है। आगे 2 और मैच उसके बाकी हैं, तो उन 2 मैच को भारत को जीतना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से भारतीय मैच हारा है उसके बाद में ज़रूर रन रेट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपकी जो रन रेट है पॉइंट्स टेबल में आपको रन रेट के ऊपर खासा ध्यान रखना पड़ता है। अगर भारत ये मैच क्लोज एनकाउंटर में हारता तो शायद उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप एक बड़े मार्जिन से हारे हैं तो आपको आने वाले 2 मुकाबले जीतने होंगे। लेकिन एक भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है क्योंकि जो सुपर 8 का ये वाला मुकाबला भारत का आखिरी होगा, वो इसमें ग्रुप का भी आखिरी मुकाबला रहेगा। तो भारत रन रेट क्या है उसके हिसाब से भारत के पास कुछ स्थितियाँ साफ रहेंगी। तो बस एक ये प्लस पॉइंट है, लेकिन हाँ, राह बिल्कुल मुश्किल हो चुकी है। तो इस राह से कौन से सवाल खड़े होते होते हैं सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, इससे सवाल जो सबसे बड़े खड़े होते हैं वो यही है कि भारतीय टीम को क्या-क्या सुधार करने चाहिए थे या क्या-क्या सुधार हो सकते थे। जैसे अगर हमने अभिषेक शर्मा की बात की, हमें कोई इस बात में डाउट नहीं है कि अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर वो एक बार चल गए तो वो बहुत बड़े-बड़े शॉट, चौके, छक्के खड़े-खड़े मार सकते हैं। लेकिन पिछले 3 मैचों में जैसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, शून्य पर रहे। हालाँकि उनकी फ़ॉर्म के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन फ़ॉर्म का आपको तब पता चलता है जब क्रीज़ के ऊपर कुछ समय बिता रहे हैं। वो समय शुरू नहीं में बिता पा आते रहे हैं। ही चले गए हैं और तो पता नहीं कि उनकी फ़ॉर्म है उनके पास या नहीं, लेकिन कल एक 15 रन उन्होंने एक चौका मारा। उसके बाद में शुरुआत उन्होंने चौके के साथ की, उसके बाद में एक छक्का मारा, फिर चौका। तो ऐसा लग रहा था कि आज शायद अगर वो सेटल हो गए तो कुछ जीत अच्छा जाए, कर सकते हाँ। हैं। लेकिन वो 15 रनों के बाद में फिर वो एक जो उन्होंने शॉट मारा और वो आउट हो गए। तो उसके बाद में शायद वहाँ पर भी एक टीम को देखना होगा कि क्या अभिषेक शर्मा के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, संजू सैमसन को लाया जा सकता है या फिर कुछ और किया जा सकता है। उसके अलावा स्पिनर्स जो नहीं बढ़िया कर पाए तो स्पिनर्स के लिए भी
जो टीम है उसको देखना पड़ेगा कि स्पिनर्स को और अच्छी अ, उनको अच्छी और अच्छी अप्रोच के साथ वो और अच्छी अप्रोच के साथ स्पिनर्स उतर सकते हैं। स्पिनर्स के अलावा अगर देखें तो अक्षर पटेल थे जो मैच में नहीं खेले और वाशिंगटन सुंदर खेले थे, तो अक्षर पटेल भी उप कप्तान अगर हो सकता है अगर खेलते तो कुछ स्थितियां बदल सकती थी, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी उनकी हो सकती है। और सुंदर को खिलाया तो सुंदर से भी मात्र 2 ही ओवर डलवाए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं शायद कुछ रणनीति में कमी रही या क्या था। लेकिन हाँ, अगर भारत इस हार से पूरे तरीके से इसको एनालाइज करके आगे बढ़े तो आने वाले जो मैच हैं सुपर 8 के वो अच्छे तरीके से खेल सकता है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, सेकंड मीटर जो है वो बैंकिंग सेक्टर और जो हमारी सरकार है उसके बीच में एक दिक्कत आई है, उसके बारे में है। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में जो हरियाणा सरकार है उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ अपने पैसे जो थे वो रखे हुए थे, और इसमें 590 करोड़ की अनियमितता जो है वो सामने निकल कर आई है। और ये अनियमितता कैसे आई है, इसमें हुआ क्या कि कुछ पैसे जो हैं वो कुछ स्कीम्स के या जो भी सारी चीज़ें वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखा हुआ था। उसके बाद में होता यूँ है कि जो बैंक है जब उसकी जांच की गई और जो सरकार की तरफ से डेटा दिया गया तो जो बैलेंस था उसमें गड़बड़ी पाई गई और वो पूरा जो पैसा था वो नहीं निकल के आया, जिसके बाद में एक बड़ा सवाल ये उठा कि अरे सरकार का ही पैसा कहाँ चला गया बैंक में से। तो ये भी एक चीज़ सामने उठ के आई है जी। इस फ्रॉड के मुख्य तथ्य क्या थे सिमरनजीत? हाँ जी, देखिए मुख्य तथ्य जो थे इसमें हुआ यूँ कि कुछ 590 करोड़ रुपए का जो डिपॉजिट था वो हो रखा था बैंक में। उसके बाद में कहीं न कहीं या तो ये हुआ कि वो पैसे निकले या किसी अन्य खाताओं में स्थानांतरित हुए, वो डाइवर्ट कर करके कहीं और भेज दिए, ऐसा कुछ हुआ। तो ये पूरा मामला रहा। उसके बाद में जब सरकार ने अपने पैसे निकलवाने चाहे, कुछ उसका ब्यौरा मांगा, कुछ अकाउंट वगैरह बंद करने का, जो भी वो पूरी प्रक्रिया थी, उसके बाद में हुआ यूँ कि जब चेक किया गया तो वो 590 करोड़ कहाँ गए वो पता ही नहीं चला। उसके बाद में फिर बैंक ने भी सब कदम उठाए हैं अपनी तरफ से। बैंक ने 4 अधिकारी हैं इसमें, उनको निलंबित कर दिया है, जांच कमेटी बैठी है और पूरे तरीके से जो फोरेंसिक ऑडिट है वो किया जाएगा, सिस्टम भी देखे जाएंगे कि वो पूरा जो मामला था कहाँ हुआ, और जो अधिकारी निलंबित किए गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उनसे ही पूछताछ करके सारी। तो इस पे हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाया है? प्रेमा, इसके ऊपर जो हरियाणा सरकार है उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है और जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें जो भी उनके खाते थे उनको बंद करने का फैसला लिया है, और जो पैसा है उनका उसमें से वापस निकालने की जो भी प्रक्रिया है वो सारी और कानूनी जांच जो भी है वो उसके अंदर की जाएगी। और फिलहाल तो जो भी बैंकों में पैसा उसको पूरे तरीके से चेक करके वो उन बैंकों में अपने खाते बंद करने की प्रक्रिया सरकार ने एक तरीके से कहें तो वो उस पर काम करना चालू कर रही है सरकार जी। और इस पे बैंक की क्या सफाई आई है? प्रेमा, बैंक की तरफ से इसमें सफाई आई है कि हमने जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा मैं बताया फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, और जो अधिकारी हैं 4 को निलंबित कर दिया, उनके खिलाफ जो भी जांच बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अगर उनसे और कुछ सख्ती से सवाल किए जाने हुए तो वो भी सब किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो फ्रॉड की रकम है वो सारी चीज़ें उनको ढूंढा जाएगा, और किन किन खातों में पैसा गया वो सारी चीज़ें जो है बैंक अपनी तरफ से कह रहा है कि हम वो कर रहे हैं। इस केस के क्या मायने रह जाते हैं सिमरनजीत? प्रेमा, देखिए इस केस के काफ़ी बड़े मायने हैं, क्योंकि ये पूरा जो केस है ये इसमें सरकार इन्वॉल्व है एक तरीके से। और सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसी ये खबर आई है उसमें लोगों ने एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चालू कर दी। लोग कह रहे हैं कि अगर बैंक में सरकार का ही पैसा सेफ नहीं है तो आम जनता का बाकियों का क्या होगा। तो इसके में भी लोग अपनी तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर कुछ ऐसा हुआ है और तो ये पता चलता है कि लोगों के मन में से एक तरीके से प्रशासन का डर निकल चुका है, तो सख्त कदम इसमें उठाए जाने चाहिए ताकि एक सीख मिले कि सरकार का या आम जनता किसी का भी पैसा उस पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। हालांकि बैंक प्रशासन जो है उन्होंने अपनी तरफ से साफ किया है कि हाँ वो कुछ सरकारी खाते थे जिनमें ऐसी कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जो आम खाते हैं, जो आम जनता का बाकी पैसा उसमें है और बाकी जो खाते हैं उसमें किसी तरह की अनियमितता या फिर कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? प्रेमा, देखिए तीसरा जो मीटर है पिछले 2 दिनों से, लगभग परसों शाम में ये खबर आई थी, उसके बाद में कल पूरा दिन यही रहा है हेडलाइंस में कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर हो रही है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं एफआईआर दर्ज होने का मामला ये सामने आया है। तो इसमें सिमरनजीत थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप बता दें कि पूरा मामला क्या है? प्रेमा, देखिए जो पूरा मामला है उसमें जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं उनके ऊपर
यौन शोषण का आरोप लगाया गया है और जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं उन्होंने ये केस दर्ज करने के लिए जो वो प्रक्रिया है वो चालू करवाई थी। और इसमें ये है कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने, उनके कुछ शिष्य हैं जो उनके मठ के लोग हैं, तो उनके कुछ यौन शोषण हुआ है, ऐसी सारी जो भी वो चीज़ें बनी। उसके बाद में बच्चे थे जिनको 2 शिष्य, उनकी गवाही हुई, कुछ रिकॉर्डिंग्स उनकी हुई, जो बातचीत उन्होंने कही, उसके वो पूरे मामले के आधार पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ये पोक्सो एक्ट के तहत और यौन शोषण का जो पूरा मामला है वो दर्ज करने की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। और स्वामी जी की क्या प्रतिक्रिया आई है सिमरनजीत? इसके ऊपर जो विमुक्तेश्वरानंद है उनकी तरफ से बिल्कुल प्रतिक्रिया सामने आई है। विमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये जो भी पूरा षड्यंत्र एक तरीके से वो इसको बता रहे हैं हो रहा है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि मैं कोई योगी नहीं हूँ जो अपने ऊपर लगे केस हटवा सकता हूँ, या जो भी सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने कही। और उसके बाद में हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो हम पूरे तरीके से मैं कोर्ट में अपनी बात जो है वो सामने रखूँगा और सही बात सामने रखूँगा। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा चौथा मीटर सिमरनजीत? प्रेमा देखिए, चौथा जो मीटर है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कल और परसों भी लगातार एक बड़ी खबर बनी थी कि दिल्ली में जो लाल किला और चांदनी चौक का इलाका है वहाँ पर कुछ आतंकवादी जो हैं उसमें उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई अलर्ट जारी हुआ था, दिल्ली में अलर्ट रहा और ये सारी चीज़ें जो रहीं। इसके बाद में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है उसने छापेमारी की। उसके बाद में लगभग 8 ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु और बंगाल से ऐसे जो संदिग्ध हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 को तमिलनाडु से किया गया, 2 को बंगाल से किया गया। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चली है इसके अंदर उनके लिंक्स भी जो हैं वो बंगाल से और पाकिस्तान में बताए जा रहे हैं आतंकवादी संगठनों के साथ में। तो उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया हुई है। सिमरनजीत, इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका जो खुलासा है वो खुफिया इनपुट मिला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अप्रिय घटना कर सकते हैं। इसके बाद में वो ये भी रहा कि जो आरोपी हैं वो लश्कर तैयबा से उनके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और उसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, छापेमारियां की गई, जिसके बाद में इन लोगों को जो संदिग्ध हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई। इनके पास लोगों के पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई सिमरनजीत? जिनके पास से जैसे 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं और स्पेशल डिजिटल डिवाइसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई हैं। और लगातार यही है कि ये कुछ अप्रिय घटना करने जा रहे थे, जिसको समय रहते अभी ये हुआ है तो एक कुछ बड़ा हादसा रुक गया। लेकिन अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और चीज़ें निकल कर आएंगी तब पता चलेगा कि हाँ पूरा प्लान क्या था और क्या क्या इसमें आगे जो कार्रवाई होगी, फिर सारी चीज़ें एक तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी। इनके निशाने पर क्या क्या था? इनके निशाने पर प्रेमा संवेदनशील जगहें, जैसा कि मैंने पहले बताया और जिस तरीके से अलर्ट में भी जारी किया गया था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, संवेदनशील इलाके थे, कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर कुछ रणनीतिक स्थान थे। तो जो बड़ी जगहें हैं उन्हें टारगेट करने की इनकी पूरी तैयारी थी, क्योंकि कुछ समय पहले भी दिल्ली में ऐसी घटना हो चुकी है। तो उसको लेके फिर हाई अलर्ट पूरे तरीके से जारी था और मुस्तैदी दिखाते हुए एजेंसियों ने अपना समय रहते इनको पकड़ लिया है। अब इसमें आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सिमरनजीत? इसमें प्रेमा आगे की जो कार्रवाई है, इन लोगों को पकड़ा गया है तो आगे इनके साथ में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और कहां से इनके तार हैं, या फिर जो विदेशी फंडिंग अगर हो रही है उसके बारे में जांच की जाएगी। और डिजिटल जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें इनके पास से जो डिजिटल डिवाइस, जो मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। उसमें से क्या क्या जो साक्ष्य हो सामने निकल कर आएंगे तो वो पता चलेगा। तो ये एक तरीके से अभी आगे संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर सिमरनजीत? प्रेमा देखिए, 5वां जो मीटर है वो दोनों ही हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान भी और अफ़गानिस्तान भी। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमले किए, तो ये एक बड़ी खबर बनी रही जिसमें वहाँ पे लोगों को जान माल की कुछ हानि होने की भी खबरें सामने आई हैं। और कुछ इलाके उनके कुछ वहाँ पर बमबारी हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर तबाह हुई हैं, इसकी भी जानकारी सामने आई है। और पूरे तरीके से दोनों देशों के बीच में अभी जो तालिबानी शासन वाला अफ़गानिस्तान है वो और पाकिस्तान, दोनों के बीच में एक कहें तो बहुत ज़्यादा तनाव वाली जो स्थिति है वो पूरे तरीके से बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। क्योंकि पिछले कुछ समय देखें तो दोनों ही जो देश हैं उनके बीच में अच्छी जो स्थितियां हैं, अच्छे रिश्ते हैं वो नहीं बने हुए हैं। उसके बाद में फिर इस तरीके की कार्रवाई होना अपने आप में कई नई चुनौतियों को जन्म दे देता है।
इस पे भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है सिमरनजीत? तो मैं देखिए इसके ऊपर भारत की भी प्रतिक्रिया आई है, भारत ने भी ये जो हमला हुआ है इसकी निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कहा है कि जो तहरीके तालिबान ऐसे कुछ संगठन वहाँ पर हैं, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अप्रिय घटनाएं करने के लिए और वहाँ पर हमले कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तानी जो सेना है उसको निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है। जो अफ़गानिस्तान उसके कुछ पूर्वी हिस्से के पास ये जो हवाई हमले हैं ये किए गए हैं, और तो पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान ने इसकी निंदा की है और कहा कि सख्त कदम उठाएँगे। भारत की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है, और क्योंकि खबर ये है कि वहाँ पे कुछ आम लोग जो हैं उनका कहना है कि जो आम जनता है उसको भी नुकसान हुआ है, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सभी इससे प्रभावित हुए हैं इन हमलों से। तो भारत ने भी इसकी निंदा की है, और जो पाकिस्तान है, कहा गया है कि वो अपने जो अंदर ही उसमें दिक्कतें चल रही हैं, कहीं न कहीं उसको छुपा रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी बाहर का है, ये करके वो एक तरीके से दूसरे देशों की तरफ ध्यान भटका रहा है और उनके ऊपर गलत कार्रवाई जो भी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सिमरनजीत, इस पे तालिबान की क्या प्रतिक्रिया आई है? प्रेमा, तालिबान ने पूरी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और बिल्कुल तालिबान इससे नाराज़ नज़र आए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी तो पाकिस्तान मैं और आपसे वही पूछना चाहती थी कि क्या यह अकेला मामला है? नहीं, ये अकेला मामला नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लगातार तनाव, तनातनी बनी रही है, लड़ाइयाँ कुछ होती रही हैं, एक दूसरे के जो सैनिक हैं या एक दूसरे की सुरक्षा है उसके लिए ये लोग बताते रहते हैं हमारे लिए खतरा है, खतरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली हैं। उसके बाद में हुआ ये है कि जो अफ़गानिस्तान है, अभी तालिबानी शासन है, उन्होंने कहा है कि हम हमारी जो नागरिक हैं, हमारी सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल जो भी सख्त कदम है वो सब उठाएँगे, और जो कार्रवाई है वो उचित बनती है वो की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। जी। क्या यह एक अस्थिरता की तरफ इशारा है? प्रेमा, देखिए अस्थिरता एक तरीके से कहीं तो ये हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते बिल्कुल सही नहीं हैं, और ऐसी अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उसके बाद में, क्योंकि जो दक्षिणी एशिया है इसमें भारत के अलावा अगर देखा जाए तो भारत में फ़िलहाल स्थिरता है, उसके अलावा आसपास के जो भी इलाके हैं, चाहे आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, बांग्लादेश में अभी चुनाव होकर हटे हैं, पाकिस्तान लगातार अस्थिरता में चल रहा है, अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन है, तो कहीं पर पूरे तरीके से स्थिरता नहीं है, और ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं, अगर जो देश हैं और इनमें अगर कुछ भी होता है तो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, और वो पूरी जो दक्षिण एशियाई राजनीति है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और कहीं न कहीं अगर समन्वय दोनों देशों में बैठता है तो उसके बाद में कुछ स्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो वो दोनों देशों के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा आने वाले समय में। तो आप देख रहे थे न्यूज़ मीटर, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में, देखते रहिए राष्ट्रवाणी।